हम लोग पढ़ रहे थे 10वां क्लास का इतिहास, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का यह वीडियो पार्ट 5 होगा। इससे पहले हमने 4 वीडियो पार्ट आपके लिए अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखें तो उसे आप अवश्य देख लें, क्योंकि इन सब पार्ट वीडियो में आपको ये यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी को ये प्रश्न उत्तर को कहानी के माध्यम से समझा दिया गया है, जिसमें इटली का एकीकरण, जर्मन का एकीकरण, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का प्रभाव, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन, मेटरनिक युग, मेटरनिक 1830 से क्रांति, 1848 से क्रांति, इस सब प्रश्न को आपको कहानी के माध्यम से समझा दिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि उस हमको अच्छा से याद हो जाए तो एक बार आप जाकर उसको जरूर देख लें। आज हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज हम मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये 2 अंक में प्रश्न आने वाला है आपके लिए। यदि आप चाहते हैं कि 2 अंक पूरा मिल जाए तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ये कि जर्मन एकीकरण के मार्ग के बाधाओं को लिखें। मतलब जर्मन के एकीकरण के मार्ग में क्या बाधा था, उसको लिखने के लिए पूछा गया है। मतलब जर्मन के एकीकरण के मार्ग के बाधा क्या था। इससे पहले हम जर्मन के एकीकरण बताए थे, उसी से प्रश्न था। तो वीडियो लंबा होने की वजह से उसको थोड़ा सा वीडियो पार्ट अगले में हम कर दिए, क्योंकि डाटा का थोड़ा सा कंज्यूम हो जाता ज़्यादा। कहेंगे जर्मन के एकीकरण के मार्ग के बाधाओं को लिखे। जर्मन के एकीकरण के मार्ग के बाधा मतलब जर्मन के एकीकरण में होने में क्या क्या समस्या था, उस समस्या को लिखा था। जर्मन के एकीकरण के होने में कौन कौन समस्या था, उस समस्या को बताना है। तो आपको बताना है उत्तर में। कहेंगे जर्मन एकीकरण के मार्ग के बाधाएं निम्नलिखित थे। 3 गो बाधा लिखना है, 2 अंक में आएगा। निम्नलिखित तो कौन कौन से बोलोगे। जर्मन कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। जो जर्मन था कई छोटे छोटे टुकड़ों में, लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। जर्मन लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने 29 राज्यों में बदला था, जिससे जर्मन महासंघ कहा गया था। राइन महासंघ कहेंगे या जर्मन महासंघ कहा गया था। 300 को छोटे छोटे 29 राज्यों में बदला था। तो पहला यही समस्या था कि जर्मन कई छोटे छोटे क्षेत्रों टुकड़ों में विभाजित था। लगभग कितना कहेंगे 300। इसको 300 से बदला कौन था 29 में, तो नेपोलियन बोनापार्ट, उसी को जर्मन महासंघ कहा गया था। दूसरा कारण था जर्मन पर फ्रांस और डेनमार्क जैसे देश का प्रभाव था। जो जर्मन था वो जर्मन पर 2 बड़ा देश फ्रांस और डेनमार्क बड़े देश का प्रभाव था। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया का ही प्रभाव था। ऑस्ट्रिया याद है क्या, जर्मन पर फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया जैसे देश का प्रभाव था। तो इसमें नोट कर लिया कि जर्मन पर 3 बड़े बड़े पावर शक्तिशाली देश कब्जा करके रखा था। एक फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। ये कब्जा कब हुआ था, तो 1815 में मेटरनिक करवाया था। वियना सम्मेलन में बांट दिया था कई भागों में। वही बात बता रहे हैं कि जर्मन पर फ्रांस और डेनमार्क जैसे देश का प्रभाव था। और फ्रांस से कैसे लड़ा, डेनमार्क से कैसे लड़ा और ऑस्ट्रिया से कैसे लड़ा, ये कहानी में आप उसको जरूर देख लें। क्योंकि शुरुआती में क्या किया था कि ये ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया था। ये जर्मन का राज था प्रसा, ये अपना बड़ा राज था प्रसा, ये ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया था। और डेनमार्क से लड़ा, डेनमार्क को हरा दिया। ये दोनों मिल के, जर्मन कहिए या प्रसा कहिए और ये ऑस्ट्रिया कहिए, मिल के डेनमार्क को हरा दिया था। बाकी जब डेनमार्क को हराया तो ऑस्ट्रिया को कुछ बदले में दिया था, एक क्षेत्र होल्स्टीन दिया था। होल्स्टीन एक क्षेत्र दिया था। बाद में सोचा प्रसा कि होल्स्टीन को कैसे लाया जाए, तो होल्स्टीन में जर्मन राष्ट्रवादी भावना को भड़काया। जर्मन राष्ट्रवादी भावना जब भड़का दिया तब यहाँ के लोग विरोध कर दिए। तब ऑस्ट्रिया अपनी सेना भेजना चाहा, तो होल्स्टीन बीच में क्षेत्र था, तो सेना भेजने की सोचा तो प्रसा था जर्मन सेना भेजने से रोक लगा दिया कि आप हमारे क्षेत्र से सेना नहीं भेज सकते, क्योंकि बीच में था। लड़ाई हुआ, जब दोनों में लड़ाई हुआ तो डेनमार्क को अब हरा दिया, क्योंकि अब ऑस्ट्रिया को हराया। ऑस्ट्रिया हार गया, तो 22 को उत्तरी जर्मन के राज्य के साथ होल्स्टीन को अपने मिलाया। 22 को उत्तरी जर्मन के साथ अपने होल्स्टीन में मिला दिया था। और फिर बाद में फ्रांस के लड़ा और फ्रांस को हरा दिया। तो ये लड़ गया था। यानी ये मुख्य 3 को था, तीनों से लड़ाई लड़ा। फ्रांस था, डेनमार्क था, ऑस्ट्रिया था। तो दूसरा कहेंगे कि फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का प्रभाव था। तीसरा कहेंगे प्रसा के शासक फ्रेडरिक विलियम रूढ़िवादी था, जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। मतलब प्रसा का जो पहले का शासक था तो फ्रेडरिक विलियम ये था,
फ्रेडरिक विलियम रूढ़िवादी था, जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। तो यानी जर्मन के एकीकरण के मार्ग के बाधा मुख्य रूप से हैं 3 बाधा। पहला कहेंगे जर्मन छोटे छोटे कई टुकड़ों में विभाजित था। छोटा छोटा कई टुकड़ों में विभाजित था तो एक कैसे किया जाएगा, 300 राज्य में था, 29 राज्य में बदला गया तो 29 का अलग अलग राजा होंगे, तो एक समस्या था एकीकरण करने के लिए। दूसरा समस्या था कि जर्मन पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों का कब्जा था, अधिकार था, ये भी कारण हो गया। तीसरा क्या था, तो तीसरा था कि जो प्रूसिया का शासक था फ्रेडरिक विलियम, जो रूढ़िवादी था, चाहता था कि परिवर्तन न हो, जैसे चल रहा वैसे चलने दे, तो चलने दीजिए उसी, एकीकरण नहीं होगा। लेकिन बाद में विलियम प्रथम एकीकरण किया था। तो ये समझ आ गया कि एकीकरण के बाधा कौन कौन था, 3 गो। अब अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, एक हमारा और प्रश्न है 2 अंक वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न पूछेगा आपसे कि विलियम प्रथम के बगैर, किसके बगैर, देखिए विलियम प्रथम के बगैर जर्मन का एकीकरण संभव नहीं था। कैसे, विलियम प्रथम ही बना क्योंकि प्रूसिया का पहले का शासक था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उसकी जब मृत्यु हुई तो बना विलियम प्रथम, और विलियम प्रथम ने ही बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया, और बिस्मार्क ने ही एकीकरण का काम किया। तो इसलिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मन का एकीकरण संभव नहीं था। कैसे, अगर विलियम प्रथम नहीं बनता राजा तो बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो एकीकरण नहीं होता। यही बात प्रश्न में पूछा गया। कहेंगे विलियम प्रथम के पहले प्रूसिया का शासक फ्रेडरिक विलियम था, इसको फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ कहेंगे, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था, जो रूढ़िवादी था। फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु के बाद उसका भाई था, ये प्रूसिया का शासक विलियम प्रथम बना। यानी फ्रेडरिक विलियम का मृत्यु हुआ तो उसका भाई बना फ्रेडरिक विलियम प्रथम बना। उन्होंने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया, बिस्मार्क को अपना क्या बनाया, चांसलर बनाया, जिसने एकीकरण का कार्य पूरा किया, और बिस्मार्क ने एकीकरण का कार्य पूरा किया। अतः यह कहा जाता है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मन का एकीकरण संभव नहीं था। यानी जब तक बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाया जाता तो एकीकरण नहीं होता। अब बिस्मार्क को चांसलर बनाया कौन, तो विलियम प्रथम बनाया, और विलियम प्रथम नहीं बनता तो बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाता, नहीं एकीकरण होगा। क्लियर है। तो कहेंगे कि प्रूसिया का शासक जो पहले था फ्रेडरिक विलियम था, जो रूढ़िवादी था, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता। उसकी मृत्यु के बाद बना विलियम प्रथम, और विलियम प्रथम बना तो अपना बना फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु बना विलियम प्रथम, तो उन्होंने अपना चांसलर किसको बनाया, बिस्मार्क को बनाया, और बिस्मार्क ने एकीकरण का कार्य पूरा किया। इसलिए कहा जाता है कि फ्रेडरिक विलियम प्रथम के बगैर जर्मन का एकीकरण संभव नहीं था। ठीक है, चलते अगला प्रश्न पर। एक और छोटे प्रश्न हुए आज के, जो एक लास्ट हुआ, ये भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के मोस्ट वीवीआई कर देंगे, MVVI लगा दिया। कर इटली और जर्मन के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका पर प्रकाश डालें। इटली और जर्मन के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या था, इटली और जर्मन के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या था, इसी पर प्रकाश डालने के कहा गया। मतलब ऑस्ट्रिया क्या कर रहा था इटली और जर्मन के एकीकरण में, कहेंगे आंसर में इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधा ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधा ऑस्ट्रिया था। इटली में ऑस्ट्रिया ही कब्जा करके रखा था ज्यादा, तो प्रमुख बाधा उसी को कहेंगे। ऑस्ट्रिया ने इटली के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार करके रखा था। ऑस्ट्रिया था इटली के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार मतलब कब्जा करके रखा था। जर्मन के एकीकरण में ऑस्ट्रिया प्रारंभ में जर्मन के साथ डेनमार्क से भी क्या, ठीक है, जर्मन के एकीकरण में, जब जर्मन का एकीकरण हुआ तो ऑस्ट्रिया था जो प्रारंभ में, जर्मन के एकीकरण में ऑस्ट्रिया, ये तो बताया पहला इटली के बारे में कि इटली पर कब्जा करके रख लिया था। लेकिन अब जर्मन में कह रहे हैं कि जर्मन में क्या भूमिका निभाया ऑस्ट्रिया, तो जर्मन के एकीकरण में ऑस्ट्रिया, जर्मन के एकीकरण ऑस्ट्रिया प्रारंभ में मतलब शुरुआती में जर्मन के साथ होकर, मतलब जर्मन के साथ मिलकर लड़ा था। यहाँ जर्मन के लिए अच्छा काम किया था कि शुरुआत में जर्मन के साथ मिल गया कौन, ऑस्ट्रिया, और डेनमार्क से युद्ध किया और उसे जर्मन का होल्स्टीन क्षेत्र प्राप्त हो गया, जिससे जर्मन का होल्स्टीन क्षेत्र प्राप्त हुई। यानी ऑस्ट्रिया जर्मन का होल्स्टीन क्षेत्र ले लिया था। ऑस्ट्रिया तेज था, जर्मन का होल्स्टीन क्षेत्र ले लिया, प्राप्त हुआ, परंतु बाद में प्रूसिया होल्स्टीन पर अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में प्रूसिया को छोड़ने वाला नहीं था, होल्स्टीन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अधिकार करने के लिए 1866 ईस्वी में
ऑस्ट्रिया के साथ सेडोवा का युद्ध लड़ा। अधिकार करने के लिए 1866 में सेडोवा का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हार गया था। तो ऑस्ट्रिया के क्या क्या बाधा था, मतलब ऑस्ट्रिया क्या क्या भूमिका कर रहा था, तो कहेंगे इटली में ऑस्ट्रिया बाधा बना था, क्योंकि इटली पर कब्जा कर रख था। तो इटली पर कब्जा कर रखा था, तो इटली से इटली में आके जर्मन करेगा। जब जर्मन में आएंगे तो जर्मन पर भी कब्जा कर रखा था, लेकिन जर्मन के साथ पहले मिल गया ऑस्ट्रिया, दोनों मिला और डेनमार्क से युद्ध किया। डेनमार्क को जब हरा दिया तो जर्मन था, फिर बाद में ऑस्ट्रिया को भी हराया। ऑस्ट्रिया को हरा के कर लिया। तीन ऑस्ट्रिया का भूमिका था। क्लियर है? कैसा लगा है हमारा वीडियो? यदि आप चाहते हैं कि PDF हम उपलब्ध करा दें, जो लिखा हुआ आपको जो बोर्ड पर है वो आपको पेज में दिखा दे, मिल जाए, आप जिससे आप याद भी कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों तक शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।